बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि मुल्क में जलसे जुलूसों का, धरनों का मौसम एक दफ़ा फिर आन पहुँचा है। जहाँ बरसात का मौसम है वैसे ही जलसे जुलूसों का मौसम भी है। सड़कें एक दफ़ा फिर से हरी होने लगी हैं। आवाम के हवाले से अगर देखें, आवाम सड़कों पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुल्क भर से जमात इस्लामी की अगर बात कर लें तो उनके काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवान दवा हैं और 7 दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अगर देखें तो जब भी कोई सियासी जमात, स्पेशली कुछ अरसे की ये रिवायत कायम हो गई है कि वो एहतजाज करना चाहती है, जलसे जुलूस करना चाहती है या धरना देना चाहती है, तो दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है। कुछ तो सियासी जमातें ऐसी हैं कि दफ़ा 144 उनके पीछे पीछे घूमती है, यानी कि एक ही शहर में होते हुए अगर 2 जगहों पे एहतजाजी रैलियाँ निकल रही हैं तो एक एहतजाजी रैली के लिए दफ़ा 144 होती है, दूसरी को प्रोटेक्ट किया जाता है। जमात इस्लामी के हवाले से नाज़रीन, जलसे जुलूस, एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। पल तो जो है वो पर तोल रही है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ भी अपना एहतजाज कर सकेगी? अभी तक तो तहरीक इंसाफ ने आज की डेट तक तो मौखिर कर दिया, अब क्या पीर को एहतजाज कर लेगी? ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, धरने हैं, ये जो मौसम है, इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राय हसनैन ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया राय साहब ज्वाइन करने के लिए। शाहजाद अनवर फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया शाहजाद साहब स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है शाहिद अंजुम साहब ने, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और आज़म चौधरी साहब, शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले राय साहब, जलसे जुलूसों का मौसम तो खैर एक ख़ास होता ही है, जैसे बरसात का मौसम होता है। अवाम फिर सड़कों पे निकल आई है, सियासी जमातें, ऐसा लग रहा है कि जैसे अवामी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। आज जो जमात इस्लामी अपना धरना देने जा रही है, उस पर आपका कमेंट? जी राय साहब। अजीब, जैसे कि आपने कहा कि बरसात के दिन है, यकीनन हब्स तारी है, ना सिर्फ मौसम के ऊपर बल्कि सियासत के ऊपर भी। और ये हब्स की ही निशानियां हैं कि आप लोगों की इजहार राय को छीनने की कोशिश करते हैं। जलसे जुलूसों के ऊपर पाबंदियां आमरीत के दौर के ऊपर तो होती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर जमहूरी दौरों के अंदर भी आप दफ़ा 144 लगा देते हैं और इजहार तकरीर के ऊपर, इजहार ख्याल के ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं। माजी के अंदर भी देखें और आज भी देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान जब अपोजिशन में होते हैं तो वो उससे सबक नहीं सीखते। ना मुस्लिम लीग नून ने सबक सीखा, ना माजी की हुकूमतों ने सबक सीखा। और आज जो सूरत हाल ये है कि लोग जब अपने मुतालबात के लिए, आवाम की आवाज़ बनने के लिए कोई सियासी जमात सड़कों के ऊपर आती है तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, दफ़ा 144 का सहारा लिया जाता है। अदालतें रिलीफ देती हैं इन लोगों को, लेकिन हुक्मरान हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज इस्लामाबाद के अंदर भी आपको मालूम होगा कि हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन ला हासिल रही, फैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया कि अदालत इजाज़त देना चाहती है तो दे दें, हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। और जवाज़ वही बनाया गया, दहशत गर्दी का ख़तरा है जो माजी के अंदर होता रहा। सो कुछ भी नहीं बदला, हब्स तारी था, हब्स तारी है और यूँ लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर भी हब्स तारी रहेगा। शाहजाद साहब, जैसे कि हफ्तारी है, जलसे जुलूसों का मौसम है, एक दफ़ा फिर से ऐसे लग रहा है तहरीक इंसाफ भी सड़कों पे आने के लिए बहुत बेताब है, जमात इस्लामी भी सड़कों पे निकल आई है। लेकिन सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का तभी क्यों खदशा होता है जब कोई सियासी जमात जो है वो रैली निकालना चाहती है, जलसा जुलूस करना चाहती है, दफ़ा 144 क्यों नाफिज कर दी जाती है? शाहजाद साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ायदा। बात यह है कि आप अपना फिक्रा थोड़ा सा दुरुस्त कर लें जी। कोई सियासी जमात नहीं, जब अपोजिशन कोई एहतजाज या मुजाहरा या जलसा जुलूस करना चाहती हो तो तब अमन अमान का बड़ा शदीद ख़तरा लाहक होता है। अदरवाइज़ अगर हुकूमती सपोर्ट से आप कुछ भी करना चाहें, आप मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई मुजाहरा करना चाहें तो उसकी आपको पूरी छुट्टी मिलती है। वो तमाम सियासी जमातें जिन्होंने ये हुकूमत कायम कर रखी है, अगर इनका मामला हो तो आपको फ़ौरन से पहले इजाज़त भी मिल जाएगी। और दफ़ा 144 में हुकूमत ने मरियम नवाज़ और उन्होंने कानून अंधा होता है। दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा भी तो किया था। दफ़ा 144 जो है वो अंधी नहीं होती, कानून अंधा होता है। और अंग्रेज़ चले गए, अपनी दफ़ा 144 इधर छोड़ गए।
हमारा मामला ये है कि हमने अपने लोगों को अपना महकूम समझ रखा है। हमने इनको उसी तरह से, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े सग़ीर के लोगों को महकूम और ग़ुलाम समझा जाता था, ये 144 उसी बात की अलामत और उसी बात की निशानी है। हमने 144 को आवाम की आवाज़ दबाने का एक टूल बना रखा है और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो भी जमात हुकूमत में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में हो तो आपको पता है उस वक़्त भी कितना एहतजाज करने की इजाज़त थी। इसके साथ साथ आप देखें कि तब इरफान सदीकी साहब जैसे शरीफ-उन-नफ्स आदमी जो थे, उनके घर पुलिस पहुंच गई कि आपने किराएनामा जो है किसी को किराएदार रखा तो हमें नहीं बताया। तो उस वक़्त तो आप, वो पंजाबी की एक मुहावरा है कि आटा गूंदी हिलदी क्यों है, तो वो आटा गूंदते हुए हिलने पर भी पर्चा हो जाता है और आपके ऊपर बेशुमार केसेस कायम हो सकते हैं जी। तो इसमें हमारी सियासी जमातों का अपना कसूर है, जिन्होंने कभी बर्दाश्त का कोई माहौल या बर्दाश्त का कोई कल्चर रोशनास ही नहीं कराया, हम लोगों को बताया ही नहीं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी चल सकते हैं। ये आज जो इस्लामाबाद इस वक्त बना हुआ है मरकज़ निगाह, तो उसकी वजह ये थी कि आज जमात इस्लामी ने तारीख दे रखी थी। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी साथ साथ थी, लेकिन अब PTI ने अपना एहतजाज और अपना जलसा जुलूस मौखर कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने अपना भूख हड़ताली कैंप भी मौखर कर दिया है पीर तक, और उन्होंने आड़ ये ली है कि वो हाई कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करते हैं और उसकी रोशनी में मंडे से अपनी तहरीक को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से सिलसिला टूटा था। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि आज सिर्फ जमात इस्लामी के लोग बिजली और दीगर महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं, और हम सबको पता है कि जमात इस्लामी की उस तरह से अफरादी क़ुव्वत इतनी नहीं है कि वो सड़कों पर आकर कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। लेकिन एक बात की दाद देना पड़ेगी, जमात इस्लामी अगर तादाद में कम भी है तो उसका इतना कमिटेड वर्कर होता है कि उसको आप पकड़ के ले जाएं, आप उसको गर्मी में रखें, उसको कैदियों की वैन में रखें, उसको पानी पीने को ना मिले। लेकिन जब क़यादत ने कॉल दी है तो वो क़यादत की कॉल पर लबैक भी कहते हैं, मार भी खाते हैं। खुद मुझे याद है मरहूम काजी हुसैन अहमद जो थे, वो सड़क पर बैठे हुए तपती सड़क पर बैठकर उन्होंने धरना दिया था, उनका खून भी निकल आया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये जितने भी तादाद में काम है, अब ये छोटी छोटी टोलियों में उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद में एक नया ऐलान किया है कि वो लियाकत बाग में, चूँकि इस्लामाबाद दाखिले के सारे रास्ते बंद हैं, तो उन्होंने लियाकत बाग पर धरना देने का ऐलान किया। और जिस जगह पे जिस मकाम से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो उनको यही कहा गया है कि वो उसी मकाम पर धरना दें। धरने के बारे में शाहिद साहब से भी जान लेते हैं। शाहिद साहब, कराची से काफ़िले निकले, जाहिर सी बात है पूरे मुल्क से काफ़िले पहुँच रहे हैं शहर इक़्तिदार में, लेकिन जो स्पेशली कराची से जा रहे हैं, दूर दूर से काफ़िले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है शाहिद साहब, क्या वाकई में महंगाई के खिलाफ, बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, ये धरना दिया जा रहा है, या इसकी एक्चुअल वजूहात कुछ और भी हैं? अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, और मैं ये चाहता हूँ मेरे दोनों भाइयों ने अभी जो है वो कहा है कि बहुत तो हफ्स में जो है वो महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि जो है जो हुकूमत में शाहिद साहब की आवाज़ नहीं सही पहुंच रही। शाहिद साहब, आपकी आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं चाहूँगी कि पैनल उसको फिक्स करे। उतनी देर में आज़म चौधरी साहब का व्यू जान लेते हैं। आज़म साहब, जब हम देखते हैं कि अपोजिशन जब जलसा जुलूस करना चाहती है तो दफ़ा 144 लग जाती है, लेकिन जब हुकूमत कोई जलसा जुलूस करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी क्यों ना बैठना पड़े, तो दफ़ा 144 में भी वो जलसा जुलूस कर लेती है। सर, ये दोहरा मयार क्यों? चौधरी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फायदा। फायदा, ये हुकूमतों की कमज़ोरी की निशानी होती है, और मैं समझता हूँ कि ये वाली जो मौजूदा हुकूमत है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 माह में एक हुकूमत इतनी कमज़ोर निकले जितनी ये हुकूमत कमज़ोर है। क्योंकि इसके तमाम फैसले आप देखें, उनमें कमज़ोरी नज़र आती है, और इनकी मैनेजमेंट, इनकी गवर्नेंस, इनका डिसिप्लिन, हर चीज़ के अंदर आपको बदनज़मी और कमज़ोरी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब देखें कि ये इतने खौफज़दा हैं कि एक जमात सिर्फ इसलिए बाहर निकली है कि अवामी मसाइल के ऊपर बात कर सके। बिजली के ऊपर वो बात कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, और जालमाना जो टैक्सेस लगे हैं बजट के अंदर, इसके ऊपर वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानब आप देखें, चंद दिन पहले TLP ने वहाँ पे इस्लामाबाद में उसी जगह पे एक धरना दिया था,
जिसे प्रोटोकॉल के साथ वहां पे स्पेस भी दी गई, धरना करवाया गया 3-4 दिन। उसके बाद बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ मुज़ाकरात किए गए, क्योंकि उस जमात ने अवामी मसाइल के ऊपर बात नहीं की। उस जमात ने इस कौम को दरपेश बिजली के बिलों के मसले, महंगाई, उसके ऊपर बात नहीं की। उन्होंने एक ऐसे इशू के ऊपर बात की जिस इशू के ऊपर जो उनके मुतालबात थे उसके मुताबिक ऑलरेडी चीजें चल रही थी। हुकूमत को कोई मुतालबा स्पेशली तस्लीम नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो फलस्तीन से रिलेटेड था उनका वो वाला धरना। लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान की अवाम के लिए एक धरने के लिए एक जमात निकली है, तो उनके ऊपर पुलिस चढ़ दौड़ी है। पुलिस ने डंडे भी बरसाए हैं, आंसू गैस के हजारों शेल वहां पहुंचा दिए गए हैं और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, धरने से रोका जा रहा है, कंटेनर लगा के शहरों को बंद कर दिया गया है। ये है इस हुकूमत की फस्तायत, इसी को फस्तायत कहते हैं। आप चाहे पंजाब हो चाहे वफाक हो, आप देखें कि फौरी तौर पर दफा 144 लग जाती है, जबकि वो अभी जो है ना फारूकी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि जब इनके अपने लोग को प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, सड़कें बंद कर रहे होते हैं, उस वक्त तो कोई दफा नहीं लगती, उस वक्त तो ना कोई रुकावट आती है, ना उस वक्त कानून एक्टिवेट होता है, ना आईनी उनको कोई रुकावट नजर आती है। जबकि इस सूरत हाल के अंदर ये जो जमात इस्लामी का इसकी आइन इजाजत देता है, हर पाकिस्तानी शहरी को, हर जमात को आइन इजाजत देता है कि पुरअमन मुजाहरे का उसको हक हासिल है। लिहाजा इसको पुरअमन मुजाहरों को रोकना और उनको डंडे बरसाकर, आंसू गैस फेंककर या गोलियां बरसाकर उनको मुश्तल करना, ये रियासत चाह रही है कि वो इस तरह के इस किस्म के पुलिस के हरबों से वो मुश्तल हो जाए, ताकि हमें मौका मिले उनके खिलाफ दहशतगर्दी के या संगीन दफात के मुकदमा दर्ज करें। क्यों इस नहज पर लेके जा रहे हैं? मैंने कल भी अर्ज किया था कि इस वक्त जो इस हुकूमत की हालत है, हुकूमत इस वक्त शहादत ढूंढ रही है कि हमें किसी भी तरीके से हमारी जान छूट जाए, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है सियासी शहादत ये अवामी मसाइल को हल कर सके, इसलिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, शायद अंजुम साहब से जानते हैं। शायद साहब, एक तो जैसे चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत इस वक्त शहादत ढूंढ रही है, जिसे मैंने थोड़ा सा ऐड किया कि शायद सियासी शहादत हुकूमत इस वक्त ढूंढ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये बिजली के बिलों, जो भारी भरकम बिजली के बिल हैं, उनको लेके ये धरना दिया जा रहा है, या वाकई महंगाई को लेके धरना दिया जा रहा है, या इसकी एक्चुअल वजूहत कुछ और भी हो सकती हैं? शाहिद साहब देखें, हमारे जो हाफिज नईम साहब हैं वो तो पहले भी जाहिर है बहुत अग्रेसिव होके खेलते रहे जब कराची में थे, और अब चूंकि वो पूरे पाकिस्तान के अमीर जमात इस्लामी हैं तो उनकी एंट्री जो है ये इस तरह की होना बहुत जरूरी थी। दूसरी बात, मेरे दोस्त कह रहे थे कि बहुत हब्स है, तो हब्स में जो मतला जो है वो अबरआलूद है, तो अबरआलूद पूरे पाकिस्तान में है। अब हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है वो अपोजिशन को और दीगर जमातों को अपना जो है वो गुलाम समझती है। वो कहती है कि बस हम सल्तनत जो है हमारी है, हम जिस तरह इनको चाहें वो चलाएंगे। अब जगह जगह 144 लगाने से क्या होगा? जमात इस्लामी के कारकुन बहुत कमिटेड हैं, आप किसी भी तरीके से उनको रोकने की कोशिश करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पहुंचे। जहाँ हाफिज नईम साहब कराची में थे तब भी महंगाई के खिलाफ बात करते थे कि इलेक्टेड से लोग तंग थे, उनके खिलाफ बात करते थे, आए रोज जो है उनकी तरफ से जो है रैलियां निकाली जाती थी। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जब वो खुद रैली निकालते हैं तो कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है, तो भाई ये भी हुस्न है ना जमहूरियत का, आप उनको भी हक है, ये जमहूरियत में जो होता है आप उनको भी जाने दें, उनकी आप जो शिकायत है वो उनको दर्ज तो कराने दें। लेकिन आप तो उनको पहले से बंद करना चाह रहे हैं कि आपके कोई कान में आवाज ना आ जाए, आपको कहीं नदामत हो रही है, सुबकी हो रही है, किस बात की हो रही है? बिल्कुल चाहिए उनको कि उनको आने की इजाजत दें, उनकी बात सुने और उसका कोई हल निकालें, क्योंकि अब अवाम, अभी तो जमात इस्लामी निकली है, जो सूरत हाल बनी हुई है ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान रोड पे निकल आएगा। जी जी राय साहब, जमात इस्लामी सड़कों पर तो है, लेकिन रास्तों पे हम देख रहे हैं कि कंटेनर लग गए। ये धरना जो है दो इस वक्त सूरत हाल है, या तो ये कि या तो हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात कर ले और उनके जो मुतालिबात है उनको मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए। दूसरी सूरत ये निकलती है चूँकि दफ़ा 144 है तो खुदा न खास्ता मुल्क के हालात में कशीदगी हो सकती है और ये धरना तूल भी पकड़ सकता है। आपको क्या लगता है ये सूरत हाल किस नहज पे जाएगी? देखिए, एक खबर तो ताज़ा तरीन ये है कि जमात इस्लामी की आला क़यादत इस्लामाबाद पहुँच चुकी
की है, वो आज पहुंची है या 2 दिन पहले वहां पहुंची है, लेकिन अभी की हालात और खबर ये है कि जमात इस्लामी के अमीर लियाकत बलोच नायब अमीर जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं डी चौक धरने के ऊपर, और कुछ ही देर के अंदर हाफिज नईम और दीगर रहनुमा भी डी चौक में पहुंच जाएंगे। कारकुनान को रोका जा रहा है। अब जो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हुकूमत की जानिब से आज से अभी कुछ देर पहले ऑफर की गई है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइए हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए, और अगर आपने धरना देना है, आपने जलसा करना है, तो उसके लिए लियाकत बाग की जगह उन्होंने सेलेक्ट की है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पुलों के नीचे से इतना पानी निकल गया, वो लोग मारें खा चुके, उनके लोगों को जेलों में डाल दिया गया, वो अपने मसाइल के ऊपर बात करने के लिए आने चाहते थे, तो आपने 100 प्याज भी खा लिए, और इसके बाद जो बात है वो आप समझ ही गई होंगी। तो तो ऐसी सूरत हाल के अंदर यही कुछ आपने करना था, आपने मुतालबात सुनने थे, आपने मुज़ाकरात करने थे, तो आप पहले कर लेते। इतना फस क्रिएट करने का, इतना मैस क्रिएट करने का आखिर फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ पाकिस्तान के अवाम को, मार पड़ी पाकिस्तान के अवाम को, लीडर पाकिस्तान के जो है वो सड़कों के ऊपर हैं। अब बेहतर तो ये है कि आप मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं, बात कर लें, जो कुछ नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन मज़ीद नुकसान से बचा जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को चलने दिया जाए। आज आप अगर स्टॉक मार्केट की कैफियत को देख लें, 81 से मार्केट गिरती है और 78,000 के ऊपर आ जाती है। ये किसका नुकसान है? ये किसी इंडिविजुअल का नुकसान तो नहीं हुआ। इस सारी सूरत हाल के साथ पाकिस्तानी सनत का, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के सरमायाकारों का, पाकिस्तान के सनतकार और मजदूर का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई कौन कर पाएगा? ठीक, शाहजाद साहब, हमेशा जैसे कि राय साहब ने भी कहा कि पुलों के नीचे से जो है पानी निकल गया, जब पानी सर से गुजर जाता है तभी हुकूमत क्यों होश के नाखून लेती है? जब सारे चीख के कह रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए, उस वक्त हुकूमत के सर पे जूं तक नहीं रेंगती। अब क्यों ये हालात क्यों? कता कलामी की माफी चाहूंगा। एक अपडेट आई है ताज़ा के हाफिज नईमुर रहमान भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त धरने में मौजूद हैं। ये एक अपडेट थी, मैं कता कलामी की माफी चाहता हूं। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने की। जी शाहजाद साहब, हाफिज नईम साहब तो 2 दिन पहले पहुंच गए थे जी, चुंगी नंबर 28 के ऊपर मौजूद हैं। वो मौजूद हैं इस वक्त सराउंडिंग में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने कहा कि हुकूमत उस वक्त होश के नाखून लेती है जब पानी पुलों के नीचे से गुजर जाता है, नहीं बह जाता है, पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। 2-3 मुहावरे आपने ऊपर तले बोल दिए। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप बड़ी खुशकिस्मत होती हैं अगर हुकूमत होश के नाखून ले लेती। मेरा मानना ये है कि हुकूमत ने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए, या आपको लगता है कि होश के नाखून ले लिए हैं। अभी ये मसले का हल नहीं है। जिस तरह से आप बातचीत पर आमादा करना चाहते हैं, और आपको मुश्किल उस वक्त होगी जब ज़्यादा लोग इस मसले के साथ जुड़ जाएंगे। आज अगर आप इनके साथ बैठकर बात कर लेंगे और कुछ इकदाम करके प्रैक्टिकली लोगों की ज़िंदगी में आसानी नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। वगरना आपने बात की है शौक़े शहादत की या शौक़े सियासी शहादत की। मुझे डर ये है कि ये शौक़े सियासी शहादत जो है ये कलमा शहादत का सफ़र तय करने वाला है। तो अल्लाह करे मेरे ये ख़दशात गलत साबित हों और किसी तरह से बात आगे बढ़ सके। लेकिन ये जिस तरह से आप एक आर्टिफिशियल हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या वक्ती तौर पर इसको कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से हल नहीं होगा। लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और बिजली का बिल इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है कि अब एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया है और कुछ लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। लोगों की जो आज मरियम बीबी ने कल बात की कि लोगों की आमदन और बिल जो है वो बराबर हो गए हैं, मेरा मानना ये है कि ये बराबर नहीं हुए, बिल ज़्यादा बढ़ गए हैं और आमदन पीछे की कहीं पीछे रह गई है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं ये मेरे दोस्त जो कैमरे के पीछे खड़े हैं मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इनकी तनख्वाह कितनी है और इनके बिल कितने हैं, तो आपको लग पता जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सब लोग इसी दुनिया के रहने वाले हैं, इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में आई हुई है। आज तक इन्होंने अपने अल्ले तल्लों पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज भी लोगों की जो गाड़ियां सरकारी हैं वो बच्चों को लेने के लिए स्कूल भी जाती हैं, ग्रॉसरी करने के लिए भी जाती हैं। ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म का जो बजट है वो आपने बढ़ा दिया है 80-80 करोड़ की हद तक।
तो मुझे ये बताएं फिर हमारा एहसास और दुख का जो आप नाटक करते हैं, जो मगरमच्छ के आंसू हमें रोकर दिखाते हैं कि फलाने साहब जो हैं वो मीटिंग से उठकर चले गए, फलाने साहब जो थे वो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनकी सिसकियां दबाई नहीं जा रही थी। खुदा के बंदो, ये नाटक अब बहुत पुराना हो गया, 77 साल से एक ही ड्रामा देख रहे हैं। इस ड्रामे को या तो बदल लो या कम से कम इसकी कोई अगली किस्त ही हमें दिखा दो। सर किस्तें इतनी होंगी ना, उसको रिकैप किया जा रहा होगा। आजम चौधरी साहब से जानते हैं। चौधरी साहब, ये जो धरना है बेसिकली तो यही अनाउंस किया गया है कि ये महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ होगा। मरियम साहबा ने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जितने बिजली के बिल आ रहे हैं आमदन के मुताबिक उसके बराबर जो है वो बिजली के बिल आ रहे हैं, इतनी लोगों की आमदन नहीं। अब हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी है, लेकिन बिजली के बिलों में कमी या महंगाई में कमी होता नज़र तो सूरत हाल के मुताबिक नहीं आ रहा कि किसी तरीके से कमी होगी। तो क्या ये मुज़ाकरात सिर्फ वक्ती तौर पे ये जो एक बहाव है उसको रोकने के लिए, थामने के लिए किए जाएंगे, या वाकई हकीकतन कुछ इस सब में कोई फ़ायदा होगा? फायदा कमी होगी। अगर कमी ना हुई तो आप देखिएगा ये बिजली के बिल इस हुकूमत को बहा के ले जाएंगे। ये इतना बड़ा इशू है कि हर पाकिस्तानी उससे तंग आ गया है। आप देखें कि पाकिस्तान में बड़े सालों से ये होता होगा कि IMF इनपुट आपके बजट में आती होगी, IMF की शराइत भी आती होंगी, लेकिन ये पहला बजट है कि हमारे वजीर आज़म वहां खड़े होकर पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हमने IMF के साथ मिल के बजट बनाया। अच्छा, जब माजी के अंदर इनके बयानात देखें, जब अपोजिशन में थे उस वक्त जो हुकूमत IMF की राय लेती थी या उसकी सजेशंस आती, कहते थे कि मुल्क को गिरवी रख दिया और इन्होंने मुल्क बेच दिया। तो क्या आज इन्होंने मुल्क को गिरवी रख दिया, इन्होंने मुल्क को बेच दिया? देखिए ये एक तो ये इनके बयानिए इनके अपने सामने आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बिजली और महंगाई, ये जब बजट के अंदर इन्होंने ये, अभी मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे ना कि अपने अल्ले तलल्ले, IMF ये कहता है कि अपने अखराजात कम करें, IMF ये कहता है कि ब्यूरोक्रेसी के अखराजात कम करें, IMF ये कहता है कि एग्रीकल्चर या वो नॉन डॉक्यूमेंटेड जो सेक्टर है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएं। IMF ये नहीं कहता कि ये जो एम्प्लॉइज हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इन पे आप 35% टैक्स लगा दें। ये जो छोटा दुकानदार या छोटा मोटा को कारोबार करके अपना रोजगार चला रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा दें। IMF इस नहीं कहता इनको, लेकिन इन्होंने हर बात के अंदर IMF का नाम इस्तेमाल किया। अल्टीमेटली IMF की जो हेड है उनको सामने आना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि हम ये इनको बिल्कुल नहीं डिमांड करते। अब बिजली के बिलों की वजह से पूरी कौम जितनी परेशान है, और उसी की वजह से आपने देखा है कि IPPs के हवाले से एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मूव शुरू हुई है, एक बहस शुरू हुई है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और हर आम आदमी, स्टेक होल्डर पूरे पाकिस्तान के वो बोल रहे हैं और अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यही जमात इस्लामी का भी यही मुतालबा है कि IPP के साथ आप मुआहदे रिव्यू करें, आप जो बिजली के बिल है उनके यूनिट में कीमतें कम करें, महंगाई को कंट्रोल करें और जो नाजायज टैक्सेस लगाए हैं उसको कम करें। मेरी इतला के मुताबिक अब ताज़ा तरीन ये है कि जमात इस्लामी का धरना वो 3 धरनों में इस वक्त वो हो चुका है तब्दील। अच्छा, एक धरना इस वक्त डी चौक में, एक धरना इस वक्त लियाकत चौक में, एक धरना मोटरवे का जो टोल प्लाजा है उस पे हो चुका है, की क़यादत इस वक्त हाफिज नईम साहब खुद कर रहे हैं। अच्छा। मोटरवे टोल प्लाजा के ऊपर, जबकि लियाकत बलोच साहब डी चौक बैठे हैं और सिंध के जो अमीर है वो इस वक्त लियाकत चौक में बैठे हैं। अच्छा। और इस वक्त हुकूमत के अंदर भी बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है और मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत बहुत जल्दी इनके सामने घुटने टेकेगी और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएगी। जानना आपसे ये चाहूंगा कि आपने नवीद सुनाई कि बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि घुटने टेकने के ऊपर हुकूमत तैयार हो जाएगी। हाउ इट कम, कैसे मुमकिन हो सकेगा कि ये बिजली की कीमतें कम करें, क्योंकि इन्होंने अपने बजट तो कम करने नहीं है। तो फिर किस तरह मुमकिन होगा कि आपने IMF के साथ कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट से आप किस तरह पीछे होंगे, किस तरह बिजली के बिल कम हो सकेंगे? भाई साहब, इस पे अगर इजाजत दें तो सिर्फ एक मिनट लूंगा। असल में आपने देखा है कि साबिक जो निगरान वजीर थे गौहर एजाज साहब, वो आजकल बहुत एक्टिव है, वो बहुत बोल रहे हैं, एजेंडे में है। MQM ने एक करारदाद जमा करवाई है सिंध असेंबली के अंदर, और एक PTI नजरियाती के साहब है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की। आप देखें एक मखसूस चेहरे हैं जो इस वक्त उसके ऊपर खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि हम ये काम करने जा रहे हैं और इसमें हुकूमत का कोई क्रेडिट नहीं होगा।
अगर ये काम होगा IPPs के ऊपर, वो कोई और कर रहा होगा, हुकूमत नहीं कर रही होगी। तो हुकूमत लेट डाउन नहीं होगी ऐसी सूरत हाल में? अच्छा, अब मुझे कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात यह है, मुझे अल्लाह दिता नाई के हमाम पर बैठा हुआ वो तीतर याद आ गया, सुभान तेरी कुदरत। तो ये जो गौहर इजाज साहब को अब याद आया है, तो ये बेसबब नहीं है, ये बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ फैसले हुए हैं और मकसद उसका सिर्फ ये है कि इनके हाथ पाँव जो हैं वो टाइट किए जाएं, इनको थोड़ा सा टफ टाइम दिया जाए, इनको थोड़ा सा इनकी औकात याद दिलाई जाए, इनको कट टू साइज किया जाए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये अभी काम नहीं होगा, ये सिर्फ इसकी आड़ में एक और चीज़ है जिस पे फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी ये बात यानी उस हद तक बाहर नहीं आई, और मेरे ख्याल में मैं अगर कह दूंगा तो ज़्यादा कबलज वक्त हो जाएगी। इसके पीछे गेम एक और है, बहुत बड़ी गेम है, और उस गेम का ताल्लुक 2025 से है। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो एक मखसूस किस्म के लोग सामने आकर आपको IPPs और अवाम के दुख दर्द की कहानी सुना रहे हैं, ये हमारी बात नहीं कर रहे, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं जिन्होंने इनको निगरान वजीर लगाया था। अगर ये कीमतें कम करनी होती तो गौहर एजाज साहब साबिक दौर के अंदर, निगरान दौर के अंदर भी वजीर थे, बहुत कुछ कर सकते थे। उस वक्त उन्हें याद नहीं आया और अब उन्हें याद आ गया, हैरत अंगेज। लेकिन इसमें IPPs के मुआहदों के बारे में भी बात की जा रही है ना, तो शायद शाही साहब से भी जान लेते हैं। शाही साहब, ये जो अभी धरना है, क्या इसको जवाज बना के IPP के साथ जो मुआहदे हुए हैं उन पे भी क्या कोई नजरसानी हो सकती है? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मुहर्रकात होंगे ना। उसकी वजह यह है कि आप हमारे यहाँ जो भी इस तरह के धरने होते हैं या एहतजाज होते हैं, उसके मुहर्रकात कुछ और होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मेरे दोस्त जो फरमा रहे थे, इसका बैकग्राउंड तो कुछ और होगा ना, इसके पीछे तो, पर्दे के पीछे तो कुछ और है। तो बात यह है कि 2025 कौन सा दूर है पता चल ही जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो आवाम एक साल तक इस तरह जो है सड़कों के ऊपर बेचारी ख्वार होती रहेगी, उसका कौन जिम्मेदार है? आप ये देखें कि लोग जो है इस वक्त उनको ये फिक्र नहीं है कि बच्चों ने रोटी क्या खानी है, और बच्चों ने जो है स्कूल कैसे जाना है, उनकी वर्दी कैसे आएगी, किताबें कैसे आएंगी। उनको सिर्फ ये फिक्र है कि मेरे घर की लाइट ना कट जाए। सुबह आप एक चीज खरीदते हैं वो 10 रुपए की है, और वही उसी दुकान से शाम को आप लेने जाते हो तो 15 रुपए की है। तो इस तरफ तो किसी का ना तो ध्यान है ना कोई सोच रहा है। इसके जो भी मुहर्रकात हैं उनसे बात की जाए, लेकिन आवाम को क्या सहूलत देना है, बिल्कुल अवाम के बारे में भी सोचा जाए और अवाम को सहूलत देने के बारे में सोचा जाए। प्रायोरिटी अवाम पे, अवाम को रखा जाए, क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत में जमहूर को जब तक प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तो फिर ऐवान इक़्तिदार में आप लोग कैसे पहुंचेंगे? कंधे इस्तेमाल कब तक करते रहेंगे? नाज़रीन, इस सब पे हमने बात की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आर्मी चीफ को एक मुफाहमत का पैगाम गया है, वो पैगाम बानी PTI की जानिब से दिया गया है। उस पैगाम की हकीकत क्या है, किसके ज़रिए दिया गया है, और उस सब पे डिबेट होगी एक ब्रेक के बाद।